हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जिसमें बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन है मैथ का, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें हम इसके पहले हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आपको एक प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा, बिहार शिक्षक भर्ती मैथ का प्ले लिस्ट, जो कि आप जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक, उसी सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, 5 अंक का। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसको इतना से भाग करने पर, विभाजित करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 शेषफल बचना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत सारे एलिमिनेट किया जा सकता है और बहुत आसानी से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेट आसानी से ऑप्शन को कर सकते हैं। पहले बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब ये तो 5 अंक है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे एलिमिनेट किया जा सकता है। दूसरा बोला है कि शेषफल 2 बचेगा, जब इसमें से किसी से भी विभाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो सब में से 2 घटा देते हैं, इसमें से भी 2 घटा देते हैं, इसमें से भी 2 घटा देते हैं। इसमें से अगर 2 घटाते हैं तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ पर 96 हो जाएगा। इसमें से 2 घटाते हैं तो 11400 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, पहले से 15 से बात किया जाए तो 15 से जब डिवीजन, 15 से तभी भाग लगेगा। 15 से अगर भाग लगेगा तो वो 15 का फैक्टर क्या होता है? 5 और 3 दोनों होता है। मतलब क्या है कि ये 5 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए। तो अभ्यास है कि ये संख्या अभ्यास से 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 5 से वही संख्या भाग लगेगा जिसका अंत में क्या होता है? 0 और 5 होता है। मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। बस एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 3 से चेक कर लेते तो ये 3 से भाग लगेगा, इसलिए अंकों को जोड़ने पर जो 3 से भाग लग जाएगा 3 से भाग लगता है। 5 से भी भाग लगेगा तो ये तो सही जा रहा है। और 30 का भी फैक्टर देखते हैं, 30 का भी फैक्टर में 3 आएगा, 5 आएगा, 2 भी आएगा, और ये सबसे भाग लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 का भी फैक्टर देखेंगे तो 2, 5 ये सब देखने को मिल रहा है, और 2 और 5 का बात करेंगे 2 और 5 से ये क्या हो रहा है? भाग लग रहा है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर बात करते हैं 38 का, तो 38 का जो वेक्टर होगा 2 और 19 होगा। कितना होगा? 2 और 19 से 2 से तो भाग लगेगा, लेकिन 19 से चेक करना पड़ जाएगा। 19 से क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि ये 19 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ये तो अब डिपेंड करता है कि किसको 19 का टेबल आता है। जिसको 19 का टेबल आता है उसको पता होगा कि 19 का टेबल में 6 बार में से 14 आता है, मतलब ये 19 से भाग लग जाएगा। और 2 से तो भाग लग ही रहा है, मतलब यही एक ऐसा संख्या बच रहा है जो क्या है? ये सबसे डिविजिबल होगा, जिसके बदले क्या होगा? 2 शेषफल देखने को मिलेगा। तो ये आसान तरीका हुआ बनाने का। दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि इसका एलसीएम लिया जाता है। इसका एलसीएम लिया जाता है, और जो एलसीएम आता है उसी में कुछ संख्या से ऐसा गुना करते जो 5 अंक की मिनिमम संख्या तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता हम लोग ऑप्शन से जाएंगे और ऑप्शन से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? अपरिमेय के रूप में लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंग्लिश का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे? ये तभी सिंप्लीफाई होगा जब नीचे का हर परिमेयकरण करेंगे तब। हर परिमेयकरण करने का सभी को पता होगा कि नीचे में जितना लिखा रहता है, अगर a + b है तो उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, कितना से? a - b से गुना कर देते हैं, तो उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में हम लोग हर परिमेयकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर परिमेयकरण अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हर परिमेयकरण अप्लाई करते हैं। तो 18 का 18 को ऐसे रखने देते हैं। अब 5 - √7 से गुना होगा, और नीचे में √9 से गुना होगा, तो 5 + √7। ये अगर हम बनाना रहता है एग्जाम में तो इतना लिखते नहीं, और स्टेप को क्या करते हैं? रिड्यूस करते। सब में ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर 4 में गुना हो जाएगा √7 + √3 से, और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा? तो √7 + √3 है, तो इसका गुना हो जाएगा √7 - √3 से। फिर प्लस में है, चलिए इसको यहाँ से लिखते हैं। ऊपर में 1 है तो 1 के साथ गुना होगा तो उतना ही रहेगा, तो √3 है -√2 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई में नीचे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो √3 प्लस √2 का गुना हो जाएगा √3 माइनस √2 से। फिर एक और बच रहा है तो इसमें भी गुना होगा तो √2 माइनस 1 से गुना होगा, तो नीचे में √2 माइनस 1 से इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ पर गुना कर देते और बस नीचे में एक ही फॉर्मूला यूज करना है और सभी को पता भी होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। किसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। ये सभी को पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ये चारों पद में यूज करेंगे ये फॉर्मूला। देखिए ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में जो है वैसे हम लोग रन कर सकते हैं या गुना करके भी लिख सकते हैं। 18 पीछे अगर बात करें, 18 पीछे कितना हो जाता है 90 माइनस क्या बचेगा, या अभी बाद में करते तो और अच्छा रहेगा। हो सकता है कट जाए कुछ टर्म, इसलिए अभी नहीं कर रहे, इसलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। 18 का भी रहने देता था, 18 यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस √7 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला जब यूज होगा तो यहाँ a का स्क्वायर, तो a की जगह है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर क्या बचेगा 7 ही रह जाएगा, प्लस 4 इंटू √7 माइनस √3 है यहाँ पे और नीचे का स्क्वायर होगा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √3 माइनस √2 है, नीचे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 रह जाएगा। बस एक लास्ट बचा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अब देख सकते हैं बहुत आसानी से अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 18 में से 7 घटेगा, 25 में से 7 घटेगा, 18 बचेगा, मतलब ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। यहाँ पर भी 4 बचेगा, ये 4 से कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा। अब जितना है सबको लिख दे, 5 √7 हो जाएगा प्लस √7 माइनस √3 हो गया, प्लस यहाँ पर तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 बचेगा तो सिर्फ ऊपर वाला को लिखेंगे √2 माइनस 1 हो गया। देखो ये अल्टरनेट में यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, सब प्लस माइनस में है और 5 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। ये बिहार से भर्ती हो रहा है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार देखने को मिल गया, इसे तीसरा बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीचे वाला यहाँ पर हर तरह में करण करके सिंप्लीफाई किया जा रहा है और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संख्या को 5% से घटाया जाता है फिर 10% से बढ़ाया जाता है। अगर प्रतिशत में घटाना बढ़ाना दिया हुआ है, आप पूछ रहा है कि वो संख्या बढ़ जाएगा कि घट जाएगा प्रतिशत में ही, तो हम लोग सक्सेसिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो सक्सेसिव केस का प्रयोग करते हैं। इस सक्सेसिव हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हैं ना सक्सेसिव का, वही चीज यहाँ पर हम लोग को यूज करना है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट निकालने के लिए 2 साल 3 साल का रेट निकालने के लिए जो सक्सेसिव का यूज करते हैं, वही हम लोग का यहाँ पे यूज करना है। तो ये सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब 2 अलग अलग रेट रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मान लो कि एक A% का रेट है, एक B% का रेट है, दोनों का एक साथ कंबाइन निकालना जाता है, तो A प्लस बी प्लस A इंटू बी बटे 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर देखिए ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं, तो देखिए ध्यान देना है, जब बढ़ेगा अगर कोई परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसको प्लस में लिखना है और जो घट रहा है उसको माइनस में लिख देना है। वो आ जाएगा परसेंटेज निकल के, और प्लस में आएगा मतलब क्या बढ़ रहा है, और माइनस में आएगा मतलब उतना से वो घट रहा है। चलिए चेक करते हैं। ए का मान मान लेते हैं 5 है और बी का मान 10 है। ये 5 वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये माइनस में लिखाएगा तो -5 हो जाएगा। ये 10 वाला बढ़ रहा है तो ये +10 हो जाएगा, और प्लस A इंटू बी, तो यहाँ A का मान, तो A का मान कितना है -5, माइनस में रखना है हमेशा। B का मान कितना है 10, बटे में कितना 100 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, या प्लस माइनस साइन यहाँ माइनस आ जाएगा और 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 मरतबे कट जाएगा, तो ये 1/2। 1/2 का मतलब सभी को पता होता है 0 पॉइंट कितना 5।
और 4 में से 0.5 घटेगा तब 4.5 बचेगा। तो ये प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहे का मतलब क्या है कि इतना प्रतिशत से ये क्या होगा, इतना प्रतिशत से ये बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। अगर ये माइनस में आता तो इतना प्रतिशत तो क्या लिख देते हैं, घटती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है किसी संख्या को 5% घटा दे और फिर 10% को बढ़ा दे तो पूरे जो मूल्य संख्या है उसमें कितना का वृद्धि होगा, तो 4.5% का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर इतना का मान दिया हुआ है 67 है और सब में ये यही मान है, लेकिन दशमलव का खाली खेला है, दशमलव इधर उधर किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में से पहले दशमलव को रिमूव कर देंगे। 4 को पद है, चारों में से रूट के अंदर दशमलव को पहले हटाएंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटाने के लिए, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए दशमलव की जगह नीचे में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो क्या करते हैं 2 जीरो बैठा देते हैं। सब में वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो 4.89 होगा। दशमलव की जगह यहाँ पे 1 बैठाएंगे और उसके बाद कितना अंक है, टोटल 4 अंक है, इस पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। प्लस आगे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी पहले जो ऊपर में बचेगा उसको लिख देते, दशमलव हटाने के बाद दशमलव की जगह 1 बैठाएंगे। 1 के बाद यहाँ पर कितना अंक है, 6 अंक है, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। बस यही नियम होता है, बस ध्यान में रखना है। प्लस रूट अंडर, इसको भी लिखते हैं तो 4489 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देख सकते हैं 1 लिख दे, 1 के बाद कितना, टोटल 8 जीरो देखने को मिलेगा। टोटल कितना, 2 2 4 2 6 2 8। अब आसानी से हम लोग रूट निकाल सकते हैं। ऊपर वाला का रूट पता है 67 होगा और नीचे वाला का रूट यहाँ पर तो 100 का रूट, तो 100 का रूट कैसे निकलेगा, 2 जीरो है तो 1 पर 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, मतलब आधा बाहर आता है। ऊपर वाला का रूट 67, नीचे वाला का 1 पर कितना जीरो, 2 जीरो आएगा बाहर। ऊपर वाला का रूट 67, 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो है तो 3 जीरो आएगा। प्लस ऊपर वाला का रूट 67, टोटल 8 जीरो है तो कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। अब इसको फिर से क्या कर सकते हैं, दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सबको क्या कर सकते हैं, दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो सबसे पहला आसान ये है कि सबसे पहले 67 को कॉमन कर ले, ये बचेगा 1/10, ये बचेगा 1/100, ये बचेगा 1/1000, ये बचेगा 1/10,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब या इसको दशमलव में लिख ले या पहले भिन्न का जोड़ बना ले, जैसा इच्छा है वैसे कर सकते हो। तो हम दशमलव में ही लिख ले तो आसान है। अब देखो 1 पर 1 जीरो है तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक दिखाना है तो 1 जीरो लगा के, ऊपर में 1 ही है ना, तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 के पहले 1 जीरो लगाएंगे, मतलब 2 अंक आना चाहिए दशमलव के बाद। इसमें 3 अंक चाहिए और ऊपर में 1 है तो 1 पर 1 क्या आएगा, 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ पर 1 पर कितना, 4 अंक है ना, 4 अंक लाना है। यहाँ पर 3 अंक हुआ, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाना है तो 3 जीरो लगा के 1 लगा दे। अब इसी को क्या करना है, अब सभी को दशमलव का जोड़ आना चाहिए। अब जिसको नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या है, 1 बचेगा, यहाँ पर गुना का साइन दे देते हैं। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये जीरो के साथ ये 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1, दूसरा अंक भी। अब ये जीरो यहाँ पर भी ये जीरो होगा और यहाँ पे 1 होगा तो फिर से ये 1, मतलब 4 वो 1 1 आएगा, फिर दशमलव यहाँ पे जीरो लग जाएगा। अब इसमें 67 से अगर गुना करते हैं तो यही क्या करना है, तो गुना करके आप लोग को लिख लेना है जितना भी है। अगर इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो ये आएगा 7 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 7.4437 के आसपास आ रहा है। तो यही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, 7.4437। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना होगा। इसमें हम लोगों को सबसे पहले दशमलव को हटाना पड़ा, दशमलव को हटा कर पहले इसका मान हम लोग लिख लिए, और ये बहुत फास्ट तरीका से भी कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अपने आप आपका हाथ
फास्ट चलने लगेगा और आपको बहुत सारे स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए सरल ब्याज की दर की, धनराशि 24 वर्षों में आप अपनी 7 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का अलग नियम होता है, उसका वो पावर में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज का बात करते हैं, सरल मतलब सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आई बराबर पी आर टी पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? आई बराबर पी आर टी पढ़ते हैं। अगर हम लोग कितना अमाउंट हो जाता है तो अमाउंट का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी पढ़ते हैं। पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी पढ़ते हैं। बहुत साधारण सा बोला है कि जो ये अमाउंट है वो कितना गुना हो जा रहा है पहले का। पहले पी था, पी प्रिंसिपल होता है तो पहले का 7 गुना हो जाता है। पी सेकंड हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी। तो देखिए आर यहाँ दर आर निकालने के लिए बोला है और रिवर्स कितना बोल दिया 24, यहाँ पर 24 रखना। ये बहुत फास्ट तरीका से कैलकुलेट करते हैं। तो इधर 1 है तो 7 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और आर इंटू 24 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6/24। तो ये 1 बटे कितना 4 हो गया। हमको प्रतिशत में इसको चाहिए, यहाँ पे आर हम प्रतिशत में नहीं लिए हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना कर देते हैं तो ये 25 मतलब पे कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया 25% आ गया। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब दर कितना 25% होगा तभी जाके 24 वर्षों में जो अमाउंट है, जो पैसा है वो कितना हो जाएगा 7 गुना देखने को मिल जाएगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी इधर करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है किसी कोई चिड़ियाघर है, ठीक, उस चिड़ियाघर में कोई चिड़ियाघर है, संडे को लोग कितने लोग आते हैं देखने चिड़ियाघर में, कितने लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 680। और अन्य जितना भी दिन है वो कितने लोग आते हैं तो 332 लोग आते हैं। मतलब संडे को कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए तो 680 लोग पहुँचते हैं। और अन्य दिन का बात करेंगे संडे को छोड़कर तो 332 लोग आते हैं। तो मान लेते हैं कोई महीना है जो कितना दिन का है तो 30 दिनों का कोई महीना है। इस 30 दिनों का महीना में जो चिड़ियाघर में लोग आए हैं उनका औसत बताना है। क्या बताना? औसत बताना है कि चिड़ियाघर में देखने वाले लोग कितने आए हैं उसका औसत बताए। प्रत्येक दिन का औसत बताना है। तो टोटल 30 दिन है तो 30 दिन में औसत बताना है। प्रत्येक दिन मतलब 30 से भाग करना पड़ेगा। और ये भी इंफॉर्मेशन दिया है जो दिन है ना उसका जो महीना है, महीना का पहला जो दिन है वो कौन सा दिन है? रविवार है। देखिए जब भी कोई मंथ अगर 30 दिन का होता है तो वो मंथ जिस दिन स्टार्ट होता है, अगर मान लो कि मंडे को स्टार्ट होगा तो उस मंथ में मंडे कितना आएगा 5 मंडे आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस मंथ में कितना मंडे आएगा 5 मंडे आएगा। अगर वो ट्यूसडे को स्टार्ट होगा तो उस मंथ में कितना मंडे आएगा 5 ट्यूसडे आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से रविवार को स्टार्ट हो रहा है तो कितना रविवार आएगा तो 5 रविवार आएगा। तो देखिए एक रविवार में कितना आ रहा है लोग 680, तो 5 रविवार में कितना हो जाएगा उन्हें 5 हो जाएगा। अब ये तो हो गया सिर्फ रविवार का। अब देखो 30 में से 5 तो रविवार हो गया तो और अन्य दिन कितना बचा 25। तो एक दिन में 332 लोग आ रहे हैं तो 25 दिन में कितना तो 25 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब इसी को गुना कर देना है तो जब 680 को गुना करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 3400। वैसे ही 332 को 25 से गुना करना है तो ये लगभग आ जाएगा कितना 8300। अब इन दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये कुल घूमने आने वाले लोगों की संख्या होगा कितना 30 दिनों में। लेकिन हमको प्रत्येक दिन का औसत निकालना है। 4 दिन यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 11 हो। प्रत्येक दिन का औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए कितना दिन है टोटल 30 दिन का ये मान है। 30 दिन का मान है तो इसमें 30 से क्या कर दे भाग कर दे तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9 और 2 बचेगा 9 3 27 और 0 1 तो कितना आ गया औसत 380 लोग औसतम है। मतलब एक दिन में आने वाले घूमने आने वाले चिड़ियाघर में लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ये औसत मान बता रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम कह रहे बोले सब चीज ध्यान में होना चाहिए जितना भी इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं। जब एक मंथ में जिस दिन जो मंथ अगर 30 दिन का मंथ है तो जो पहला दिन होता है वो दिन
उस मंथ में 5 बार आता है। ऐसे तो 4 बार आता है, कोई भी अगर दूसरा दिन का बात करेंगे तो, नहीं तो वो दिन कितना 5 बार आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो रविवार था तो रविवार उस मंथ में कितना 5 बार आएगा, तो एक रविवार में इतना लोग आ रहा है तो 5 रविवार में इतना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और अन्य 25 दिन बच रहा है तो एक दिन में 332 आ रहा है, तो अन्य 25 दिन में निकालने के लिए उसमें 25 से क्या करना पड़ेगा, गुना। और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लोगों की संख्या निकल के आएगा। तो ये 30 दिन का आया, हमको एक दिन का औसत निकालना है, तो इसलिए क्या किए 30 से भाग कर दिए। सिंपल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि उस वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। व्यास की लंबाई ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल, देखो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेते हैं इसलिए कि और भी वृत्त है। तो जिसका क्षेत्रफल बोला है कि एक वृत्त होगा जिसका क्षेत्रफल, जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगा, उसका क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक और वृत्त है, इसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, और इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, 36 पाई दिया हुआ है, ये दोनों के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल है। तो जो इस वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार जब व्यास का ज्ञात करना त्रिज्या में, लेकिन सब में पाई है तो पाई से भाग कर देंगे तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर, इस आर का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 36, आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और प्लस 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से r निकल के आएगा, रूट लेंगे 100 का तो 10 निकल के आएगा। तो वृत्ताकार जो त्रिज्या आ गया कितना 10 मीटर आ गया। हमको व्यास बोला है तो व्यास इसका दुगना होता है, तो 10 का दुगना कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात यहीं पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक्जैक्टली कहा क्या रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते जिसके कारण क्वेश्चन बन पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ ध्यान देना था ये कि हम लोग को एक वृत्ताकार मैदान के व्यास ज्ञात करना था। अब उसमें क्या संबंध क्या दिया है उसको निकालने के लिए, तो जिसका क्षेत्रफल लिया है ना, मतलब जो वृत्ताकार मैदान उसका क्षेत्रफल का बात हो रहा है। बोल रहा है कि 8 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल और इतना 36 पाई मीटर इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का योगफल के बराबर है। इसलिए हम क्या किए, इसका क्षेत्रफल ये दोनों के योगफल के क्षेत्रफल के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तब यहाँ से इसका त्रिज्या निकाल लिए, और यहाँ पर हमको व्यास पूछा था, त्रिज्या का दोगुना कर दिए तो व्यास निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग मिस्टेक क्या करते, त्रिज्या निकाल के भी बहुत लोग टिक करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि व्यास पूछा है तो व्यास निकाल के टिक करें, तो वहां पर भी गलती करने की चांसेस बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला का बात किया जा रहा है। वो फार्मूला क्या है, तो इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फार्मूला सभी को याद भी रखना है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। इसका फार्मूला होता है फैक्टराइजेशन फॉर्म में, गुणनखंड रूप में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी। यही इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसका फार्मूला होता है। तो बोल रहा है कि इसको इससे भाग कर रहे, मतलब इसको कितना से भाग कर रहे, भाग कर रहे ए प्लस बी प्लस सी से भाग कर रहे, तो अभी से ये इससे कट जाएगा तो यही बच जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में माइनस होना चाहिए, तो माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो यही यहाँ पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, फार्मूला याद रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते थे। ये क्लियर, इसीलिए बताया जाता है कि अगर यदि इसीलिए एक फॉर्मूला बताया जाता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc का बराबर होता है। तो ये रिजल्ट यहीं से निकल के आता है और इसको ध्यान में भी रखा जाए, इसलिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और इस पूछा भी है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी हम किए हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये जो पूछा हुआ है। अब यहाँ बात किया जा रहा है कि पहले 3 सब्जेक्ट का
मार्क्स दिया है, कितना कितना पूर्णांक का परीक्षा है। तो हिंदी का परीक्षा 120 नंबर का हो रहा है, अंग्रेजी का 140 का और गणित का 100 नंबर का हो रहा है। जिनमें एक छात्र ऐसा है जो कि हिंदी में 40% लाता है, अंग्रेजी में 55% लाता है और गणित में 45% लाता है। एक और सब्जेक्ट है विज्ञान जो कि छोड़ दिया था, विज्ञान विषय जिसका पूर्णांक विज्ञान कितना नंबर का है, तो 180 नंबर का है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कितना अंक पूछा है, कि इसमें कितना अंक प्राप्त करे, कि उसका जितना भी परीक्षा दिया है ये चारों का प्रतिशत निकल कितना है, 60% के बराबर। चारों का प्रतिशत कितना हो, 60%। सबसे पहले हिंदी का मार्क्स निकाल लेते हैं, उस स्टूडेंट का हिंदी का एज से दिखा देते हैं। तो हिंदी का मार्क्स निकालना है तो 120 में कितना प्रतिशत है, 45%। तो 120 का 40% कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, कितना नंबर हो जाएगा, 48 नंबर हो जाएगा। वैसे ही इंग्लिश, तो इंग्लिश कितना नंबर का है, 140 नंबर का है। 140 का कितना प्रतिशत है, 55%, मतलब 55/100 हो जाएगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे ये 2 से और ये कितना 11 × 55, सॉरी 5 से 11 मरते, ठीक है, ये 7 बार में कटेगा। 7 में 11 से गुना होगा तो 77 हो जाएगा। वैसे ही गणित को, जिसको हम मैथ बोलते थे, एम से दिखा देते हैं। इसको 100 में कितना प्रतिशत है, 100 में 45%, 100 का 45%, 100 ही रह जाएगा, तो इसका 45 ही रह जाएगा, सॉरी, इसका 45 नंबर हो गया। तो गणित में 45 नंबर आया है। अब हमको ये नहीं पता है कि विज्ञान जो साइंस है उसमें कितना आया है, तो उसको हम x मान लेते हैं कि साइंस में कितना नंबर आया, इसका x नंबर आया। साइंस में कितना आया है, x नंबर आया। अब ये चारों का पहले हम चारों का मार्क्स निकालते हैं, कुल मार्क्स, और इसका प्रतिशत निकालते हैं। इसका प्रतिशत, चारों का प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 60% है। तब पहले चारों का मार्क्स निकालते हैं कितना हो रहा है। तो चारों का कुल मार्क्स निकालने के लिए चारों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, चारों को जोड़ना पड़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए हमको पता है कि कुल मार्क्स से क्या करते हैं, भाग करते हैं। चारों का नंबर आ गया, चारों सब्जेक्ट का। आप कुल कितने मार्क्स का परीक्षा हुआ है, 120 + 140 + 100 प्लस कितना 180, ये कुल मार्क्स है। कुल मार्क्स से क्या करते हैं, भाग करते हैं, गुने 100 कर देते हैं, तो यही प्रतिशत निकल के आता है। और इसी का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है कि एक जगह कुल प्रतिशत निकाला जा रहा है, तो कितना है, 60% है। अब यहाँ पर इसको जोड़ कर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 8 × 7 = 15, 15 × 5 = 20 हो गया, 20 के 0 हो गया, 2 बचेगा, तो 7 × 4 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 2 = 17, तो ये 170 + x हो गया। डिवाइडेड बाय में इसको जोड़ते हैं तो लास्ट में 0 ही आ जाएगा। 8 × 8 = 12, 12 × 2 = 14, के 4 हाथ में 1 बचेगा और 4 × 1 = 5 हो जाएगा, 540 हो गया, गुने 100 हो गया बराबर 60। जितना आसानी से काट सकते, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से एक 0 से इधर से उधर काट सकते, तो ये भी कट जाएगा। तो 170 + x बराबर 6, इधर ये 54 गुना में, भाग में तो रह जाएगा, तो गुना में, तो 6 से गुना हो जाएगा, तो 6 का 24, के 4 हाथ में 2 बचेगा, 5 × 30 = 30 × 2 = 32 हो जाएगा। तो 170 + x का मान 32 है, 324 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये 170 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान यहाँ से निकल के आया, जो घट के यहाँ बचेगा, तो 100 170 आया, तो इसको घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, तो 154 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कितना मार्क्स निकल के आ रहा है, 154 मार्क्स निकल के आ रहा है। किसमें आया है, इसको 154, तो विज्ञान विषय में इसको 154 मार्क्स प्राप्त हुआ है। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात को समझिएगा, सब 3 सब्जेक्ट का अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ था, कितना इतना प्रतिशत आएगा, लेकिन एक साइंस का है जिसका प्रतिशत नहीं दिया था उसको कितना आया, लेकिन कुल प्रतिशत इसका दिया हुआ है कि कुल प्रतिशत कितना आया। तो हम पहले क्या किए, सबका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स निकाल लिए, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ का निकाल लिए, और साइंस सब्जेक्ट का मार्क्स मान लिए कितना, 1 है। अब उसके बाद इसको कितना मार्क्स आया था, चारों को जोड़ दिए तो टोटल इसका मार्क्स हो गया। कुल मार्क्स से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, गुने 100 कर देते हैं, तो कुल का प्रतिशत निकल के आता है, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 60 दिया हुआ था। तो इसको 60 के बराबर कर दिया, यहाँ से x का मान सॉल्व कर लिए, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप भी दिया हुआ है, तो लंबाई बोला। देखिए क्षेत्रफल जो होता है सभी को पता है कि आयत की एक लंबाई और चौड़ाई होता है, तो a × b, चाहे l × b भी लिखा जाता है, l × b, l लंबाई और b चौड़ाई को दर्शाता है, जो कि 30 दिया हुआ है। आयत का अगर
परिमाप का बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि 26 दिया हुआ है। तो यहाँ से L प्लस B का मान कितना आएगा, 2 से ये कट जाएगा, 26 13 मरतबे, तो L प्लस B का मान 13 हो गया। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इसमें, अब देखिए निकालना क्या है हमको, लंबाई निकालना मतलब L का मान निकालना है, तो हमको B को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो B को हटाने के लिए या ऐसे सॉल्व करें या कुछ ऐसा टेक्निक लगाए ऑप्शन से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि लंबाई अगर 8 होगा, तो अगर इसका 8 मान होगा तो इसका मान कितना होगा, तो 13 आएगा। तो 8 मान होगा तो 8 5 13 होता है, तो 5 इसको गुना करने पर 30 आ रहेगा, नहीं आ रहा है मतलब बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 8 बचे कितना 40 हो जाएगा। अगर 10 मानते हैं तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसका योगफल 13 आ जाएगा, गुना करने पर भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये तो सही होगा ही नहीं, इसलिए लंबाई 6 होगा तो चौड़ाई अधिक हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, यहाँ से b का मान निकालते, l के पद में, यहाँ l के पद में मान रखते, यहाँ से द्विघात समीकरण बनता, द्विघात समीकरण फिर सॉल्व करते, तब वहां से l का मान पता हम लोग को चल पाता। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसलिए ये सब टेक्निक अपनाना है कि हम आसान तरीका से सॉल्व कर सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक काम वाला क्वेश्चन है कि इतना दिनों में लोग इतना काम कर लेते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले कुल काम निकाल ले, जितना का दिया रहेगा कि इतना दिनों में कर ले रहा है, उसका कुल काम उसका एलसीएम के बराबर होगा। ए का दिया हुआ है कि ए 15 दिन में पूरा करता है, बी 8 दिन में पूरा करता है, और बी और सी एक साथ मतलब बी प्लस सी एक साथ कितना दिनों में, तो 4 दिनों में पूरा करता है। इतना इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ है, तो ये चारों का पहले तीनों का एलसीएम निकाल ले। 15, 8 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 15 दूना का 30 के ये टेबल में आएगा, 15 3 15 चौका 60 कटेगा क्या, 60 भी नहीं आएगा, 15 5 15 6 90, वहां से भी नहीं कटेगा, 120 होगा। 120 से 8 कट जाएगा, शायद 8 से कट जाएगा 120, 4 ठीक है। एलसीएम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जौन सा तरीका आप जानते हैं वहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं। हम इतना तरीका जानते हैं कि इसमें गुना करते जाओ, मल्टीपल लिखते जाओ, और वो मल्टीपल जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो 15 का मल्टीपल 120 जब लिख रहे हैं, 120 में क्या हो रहा है, ये सबसे डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसका एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसका कार्य क्षमता सबका निकालते हैं हम लोग। कार्य क्षमता कैसे निकलता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ये कुल काम हम लोग इसको क्या मानते हैं, कुल कार्य मानते हैं। ये कुल कार्य होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसी कुल कार्य को दिन से भाग करते हैं, सबका कार्य क्षमता निकलता है। तो इसको 15 से भाग करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है। तो इसका कार्य क्षमता ए का कितना हो गया, 8। बी वाला का तो इसको 8 से भाग करेंगे, तो जैसे कि इसको 8 से भाग करेंगे तो कितना मरते जाएगा, 15 मरते जाएगा। ठीक, 8 करने को 4 बचेगा, 8 40। और इसके बी प्लस सी का 4 है, 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, मतलब ये 30 दिन, 30 कार्य क्षमता आ गया। मतलब बी प्लस सी का 30 कार्य क्षमता है, बी का 15 है और 8 ए का कितना 8 है। हमको कार्य क्षमता किसका नहीं पता है, तो अलग से सी का नहीं पता है। देखिए बी और सी मिला के इसका कार्य क्षमता कितना है, 30 है, और इसमें से बी का कार्य क्षमता कितना है, 15 है। तो सी का कार्य क्षमता क्या बचेगा, तो सी का कार्य क्षमता निकल के आ गया कितना, 15। इसलिए यही 15 मिलकर कितना होगा कार्य क्षमता, दोनों को मिलाकर 30 कार्य क्षमता देखने को मिल रहा है। अब सबका पता चल गया कार्य क्षमता। अब बात किया जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में, x दिन में। जब कार्य क्षमता पता है और दिन निकालना है तो कार्य कुल कार्य को कार्य क्षमता से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, दिन निकल जाता है। अब किसका कार्य क्षमता यहाँ पर हमको पता करना है, तो ए और सी का। तो ए और सी को एक साथ, यहाँ पे इसका 8 है, इसका 15 है, इसका 8 है, इसका 15 है। तो ए और सी का कार्य क्षमता कितना होगा, तो ए प्लस सी का कार्य क्षमता जो होगा कितना होगा, तो 8 प्लस 15, तो 8 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23। इसका कार्य क्षमता हो गया। तो अब इसका दिन अगर निकालना है, दिन को क्या मानना है, x। तो दिन की संख्या निकालने के लिए कुल कार्य को उसको कार्य क्षमता से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये x का आ गया, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं b और c के, a और b को। तो a और b का मिलाकर अगर यहाँ पर बात करेंगे
तो ए और बी का मिलाकर अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या निकल गया, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता भी कितना आ रहा है, 23 ही आ रहा है। तो इसका भी अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने दिनों में ये पूरा करे, तो समान कार्य क्षमता आ रहा है, तो इसका भी दिन निकालने के लिए टोटल कार्य को क्या करना होगा, कार्य क्षमता से भाग कर देना होगा। तो ये दोनों का मान समान आ गया, तो अनुपात पूछा है तो एक्स बटे वाई कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, कट तो 1 ही बचेगा ना, तो इसका आंसर 1 निकल के आ रहा है। तो अनुपात जो आएगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उससे क्या करना है कि उसमें सबका एलसीएम लेके वो पूरा कुल कार्य निकाल लेना है, और कार्य क्षमता निकालने के लिए उसके दिन से, जितना दिन में वो पूरा करता है उससे अगर भाग कर देते हैं टोटल कार्य को, तो उसको कार्य क्षमता निकलता है। और जब कार्य क्षमता निकाल लेंगे, जिसका बाकी रहेगा उसके हिसाब से कार्य क्षमता निकाल लेंगे, और कार्य क्षमता को ही टोटल कार्य को भाग करते हैं तो उससे दिनों की संख्या निकलता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बेसिक मेथड से जाइएगा इस क्वेश्चन को बनाने तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। सबसे पहले समचतुर्भुज समझते हैं क्या होता है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये इसका पहले गुण होता है, ये ध्यान में रखना है। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए इसका विकर्ण एक बड़ा होता है और एक छोटा बनता है। समचतुर्भुज कुछ ऐसे ही बनता है। और समचतुर्भुज एक दूसरे को, उसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद कर संविभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, और एक दूसरे को लंबवत होता है। एक दूसरे पर क्या होते हैं, इसका जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका विकर्ण का लंबाई ये टोटल पूरा 2a है, तो ए मिलके ये 2a बनेगा, और ये क्या बी मिलके 2b बनेगा। अब अगर इस त्रिभुज का अगर एक बात कर लेते हैं, तो इस त्रिभुज में ये देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये समचतुर्भुज का एक भुजा निकल के आ गया। समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो परिमाप में कितना से गुना कर दे, 4 गो है ना ऐसा भुजा, तो 4 से गुना कर देंगे तो कुल परिमाप निकल के आ जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, तो भुजा का मान कितना है, √a² प्लस b²। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप इस चैनल को थोड़ा जुड़े रहिए और देखिए किस प्रकार से आपका रिवीजन होता है। हर एक चीज मैथ का रिवीजन हो जाएगा, और आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। बट इवन सो इसके बावजूद भी अगर आप किसी प्रकार के कोई टॉपिक आपका वीक है, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, या आपके पास कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड भी कराया गया है। आप उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। इसका हमको अब सोल्यूशन चाहिए, तो आपको वीडियो द्वारा आपको उसको सोल्यूशन प्राप्त करा दिया जाएगा। और ये किसी टॉपिक आपका वीक है तो उस टॉपिक पर भी बोल सकते हो, उस टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।